Hello, everybody. How are you all? Hope you are doing all great. And this is Anuj, and I welcome you back on my YouTube channel. And today we are going to have a discussion on insolvency professionals. Everything you need to know about the insolvency professionals. So today's discussion is going to be quite useful and quite fruitful. So please watch this video till end because मैं स्टार्टिंग में ऐसा बोल रहा हूँ because आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है राइट इफ यू आर न्यू and want to become an insolvency professionals, you are a professionals like CA, CMA and advocate, and you are willing to become a insolvency professionals, then you must know each and everything about the insolvency professionals. So before becoming insolvency professionals, you can have a right idea about the insolvency professionals. So please, let's have a discussion on the insolvency professionals, right? So insolvency professional is basically a person authorized to act on behalf of the insolvent entities, companies, individuals, LLPs to manage the resolution, liquidation, bankruptcy process under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. IP play a key role जो आईपीज हैं प्ले की रोल इन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस लिक्विडेशंस एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स गाइस अब यहाँ पे जितने भी वर्ड्स यूज किए गए हैं रेलिवेंट वर्ड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे आईपी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स is a person authorized to act on behalf of the insolvent entities. The words used here, authorized to act, है ना, ऑथराइज टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द इंसॉल्वेंट एंटिटीज. देखो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन हो सकता है, ठीक है. कब एक व्यक्ति को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कहा जाता है, किस व्यक्ति को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कहा जाएगा, ठीक है. तो वो सारी चीजों को हम लोग देखेंगे. बट फॉर द टाइम बीइंग आप ऐसा मान के चलो कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक पर्सन है, ठीक है. पर्सन की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो द पर्सन is having a very broad definitions, ठीक है. बट यहाँ पे पर्सन के तौर पे नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों पर्सन की बात की गई है जिनको ऑथराइज किया जाता है टू बिकम एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड वंस such person become an insolvency professional, then he is authorized to act as IRP, RP, liquidator, bankruptcy trustee. In the various capacity appointment can be done of an insolvency professional. So ऑथराइज टू एक्ट कहने का मतलब है कि ऑथराइज अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है, टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ इंसॉल्वेंट एंटिटीज. देखो यहाँ पे वर्ड जो यूज किया गया है इंसॉल्वेंट एंटिटीज क्यों किया गया है, इसकी रेलिवेंट को समझो. आईपी की अपॉइंटमेंट जो होता है इन वेरियस कैपेसिटीज में होता है. आईआरपी की कैपेसिटी में हो सकता है, आरपी की कैपेसिटी में हो सकता है, लिक्विडेटर की कैपेसिटी में हो सकता है, बैंक्रप्सी ट्रस्टी की कैपेसिटी में हो सकता है. इन तमाम कैपेसिटीज में जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स है किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इंसॉल्वेंट एंटिटीज जो फाइनेंशियली शिक कंपनीज है, डेट ट्रैप में फंसी हुई है, जो कर्ज की दलदल में है, फंस चुकी है और वहां से किसी तरीके से रेस्क्यू करना चाहती है, उस जो डेट ट्रैप से बाहर आना चाहती है, तो उस एंटिटी को रिप्रेजेंट करती है और उसको रेस्क्यू करने का काम करती है, ठीक है. तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इज ऑथराइज अ पर्सन ऑथराइज टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द इंसॉल्वेंट एंटिटीज. अब यहाँ पे पर्सन कहने का मतलब ये है, देखो गाइस पहले क्या हुआ करता था कि जो नेचुरल पर्सन होते थे वही इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते थे. बट रिसेंटली अमेंडमेंट लाया गया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में, जहाँ पे ये प्रोविजंस को ऐड ऑन किया गया है कि एक नेचुरल पर्सन के साथ साथ जो आर्टिफिशियल पर्सन लाइक कंपनी हो गया, एलएलपी हो गया और पार्टनरशिप हो गया, नाउ these entity can also be appointed as insolvency professionals. Mean these entities can also be authorized to act as IP on behalf of the insolvent entities, right? तो अमेंडमेंट के बाद नेचुरल पर्सन के साथ साथ आर्टिफिशियल पर्सन्स को भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की दर्जा दी जा सकती है, ठीक है. तो ये एक मेजर अमेंडमेंट हमारे को देखने को मिलती है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया के अंदर, जहाँ पे
एक आर्टिफिशियल पर्सन को भी ऑथराइज कर दी गई है टू एक्ट एज आईपी। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग को समझने की जरूरत है कि आईपी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी नॉर्म्स है, क्या एक्सपीरियंस होनी चाहिए, और वंस अ पर्सन become an insolvency professionals, then what are the responsibilities will be ahead for them। ठीक है, तो ये तमाम डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। और आपको पता है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के ऊपर जो जितने भी प्रोविजंस हैं, जो गवर्निंग फैक्टर्स होने वाले हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के लिए, वो तमाम चीज़ें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर दी गई है। तो जो कह सकते हो कि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, जो लीगल प्रोविजन है pertaining to the insolvency professional IP, that is given under insolvency and bankruptcy code। So we must be knowing कि कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स से रिलेटेड हैं और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के लिए डील करता है। गाइस देखो, यहाँ पे हम लोग सेक्शंस की पूरी बारीकियों के सेक्शन डिटेल में कवर नहीं करने जा रहे हैं, बिकॉज ये जो हमारा वीडियो है इसका पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आपके अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करना, एक अवेयरनेस क्रिएट करना, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स क्या है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स से रिलेटेड लीगल प्रोविजंस कहाँ पे हैं। और आईबीसी एक बहुत बड़ी कोड है और इसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो स्पेसिफिकली मैं आपको वो तमाम सेक्शंस हैं के बारे में बात करूंगा जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल से रिलेटेड है और आईपी से डील करती है, जिससे कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कौन कौन से सेक्शंस हैं जो आईपी से रिलेटेड हैं और आप उसको डायरेक्टली कोड के अंदर रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पूरे कंप्लीट बुकिस्ट और टेक्सचुअल फॉर्म में वो चीज़ को प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको हेडिंग बताऊंगा और सेक्शन की नेम बताऊंगा जो कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल से रिलेटेड डील करता है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द वेरियस सेक्शंस व्हिच pertains to the insolvency professional। So first of all, section 206 and section 207 deals with eligibility and registration of insolvency professionals। ठीक है, if an entity want to become, ठीक है, if entity wants to become an insolvency professionals or a person want to become insolvency professionals, then there are certain requirements which must be fulfilled। First one is that eligibility and second one is registration। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्या है वो हमारे को कहाँ देखने को मिलता है, सेक्शन 206। एंड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे प्रोविजंस कहाँ देखने को मिलता है, सेक्शन 207। सो सेक्शन 206 एंड 207 ऑफ आईबीसी कोड 2016 डील्स विद एलिजिबिलिटी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट, section 208 which deals with function and responsibilities of insolvency professionals, right? Section 217 deals with professional misconduct and penalties. Professional misconduct and penalties, right? Once you become an insolvency professional, then there are the certain norms, there are the certain provisions which you have to ensure, and you have to act according to the code of conduct given for the insolvency professionals. And in any point of time insolvency professionals does not comply the provision of the IB code, and प्रोफेशनल्स जो एथिक्स दी गई है, प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट जो बताया गया है उसको फुलफिल नहीं करता है तो उसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को वो तमाम काम नहीं करनी चाहिए। और किसी भी तरीके से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वो काम को करता है तो उसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बताया जाएगा, कंडक्ट पाया जाता है तो उसको पेनल्टीज देना पड़ सकता है, पेनल्टीज लगाया जाना पड़ सकता है। सो गाइस, यू कैन चेक आउट सेक्शन 217 फॉर पेनल्टीज एंड कब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ये देखने की बात होगी कि प्रोफेशनल जो
कोड ऑफ कंडक्ट है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के लिए क्या है, बिकॉज फॉर दैट यू हैव टू रेफर द प्रोविजंस, आपको जानना जरूरी होता है, और ये सेक्शन 217 आप इसके लिए रेफर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रेगुलेशन 3 ऑफ IBPI इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेगुलेशन 2016 लेस डाउन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो सेक्शन 3 जो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल रेगुलेशन 2016 की, वो हमारे को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताती है, ठीक है, पर्टेनिंग टू द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। सो नाउ वी हैव टू सम अप स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की हमने बात यहाँ पे की, और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल से रिलेटेड जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं वो से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑब्वियसली इसी के अंदर होगा, ठीक है। और जो मेजर सेक्शंस हैं आईपी से रिलेटेड वो सेक्शन 206 207, जो कि बात करती है एलिजिबिलिटी एंड रजिस्ट्रेशन को लेकर के, एंड सेक्शन 208 विच डील्स विद द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, सेक्शन 217 विच डील्स विद प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एंड पेनल्टीज। यदि पाया जाता है कि आईपी ने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की है तो उनके ऊपर पेनल्टीज लगाया जाएगा, क्या पेनल्टीज होगा, ठीक है, कब कब पेनल्टीज लगाया जाएगा, फॉर दैट यू कैन चेक आउट सेक्शन 217 एंड रेगुलेशन 3 which expressly pertains to the eligibility norms for the insolvency professionals, right? If you want to become insolvency professionals, then you must check out the eligibility criteria prescribed under regulation 3 of insolvency professional regulations, right guys? तो सेक्शन 3 जो है एलिजिबिलिटी नॉर्म से डील करता है। होप ये जो हमारा लीगल प्रोविजन से रिलेटेड जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पैरा which deals with eligibility criteria for becoming an insolvency professional, right? This one is the most important topic. If you want to become an insolvency professional, then you must meet out certain eligibility criteria, and once you meet all those prescribed eligibility criteria, then you can proceed for becoming an insolvency professional. So let's have a look at the eligibility criteria for becoming an insolvency professional. As per Regulation 5 of IBBI Insolvency Professional Regulation 2016, an individual must fulfill the following criteria. यहाँ पे जो बात की गई है कि एक व्यक्ति जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना चाह रहे हैं उनको कुछ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने की ज़रूरत है। अब वो क्या क्राइटेरिया है उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात की जाती है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, एनी ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, ठीक है, हो आप, या फिर आप कंपनी सेक्रेटरीज हो, या फिर आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, या फिर आप एडवोकेट हो विथ 10 ईयर ऑफ पोस्ट मेंबरशिप एक्सपीरियंस, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने जा रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है, या फिर आप कंपनी सेक्रेटरी हो, या फिर आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, या फिर एडवोकेट है। इन चारों प्रोफेशनल में से यदि आप कोई भी प्रोफेशन में हो तो आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बनने के लिए एलिजिबल हो, प्रोवाइडेड यू आर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 10 इयर्स पोस्ट मेंबरशिप, ठीक है। जिस भी दिन आपको इन इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप मिलती है, ठीक है, ये जो हमारे सारे इंस्टीट्यूट हैं, सीए, सीएस, सीएमए, और जो प्रोफेशनल बॉडी हमारे एडवोकेट साथी हैं, ठीक है, इनकी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो सीओपी मिलती है कह सकते हो, वहां से, ठीक है, एडवोकेट बनने के बाद, ठीक है, आपके पास 10 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो सिंपल सी, इट्स वेरी सिंपल, नॉट अ टेक्निकल, कुछ भी नहीं है। आपके पास पोस्ट मेंबरशिप 10 ईयर की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, ठीक है। आपको सीए होना है, या सीए रहो, या सीएस हो, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट हो, या फिर एडवोकेट हो, जिस भी दिन आपको प्रोफेशनल मेंबरशिप मिलती है उस दिन से आपको 10 साल की एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे दो फैक्टर आगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स की मेंबर्स हो, एंड आपके पास जो वर्किंग एक्सपीरियंस है पोस्ट मेंबरशिप
वो 10 ईयर्स की है, राइट। तो दिस वन इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सेकंड वन क्या है, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन ऑफ विथ 15 ईयर ऑफ मैनेजरियल एक्सपीरियंस। ठीक है, आप ग्रेजुएट हो, आप ये जो बॉडीज हैं ये आप किसी भी इंस्टीट्यूट, ना तो आप CA CS और CMA के मेंबर हो, ना ही आप एडवोकेट हो, सिंपल ग्रेजुएट हो। ठीक है, तो बोलता है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, गाइस पॉइंट टू बी नोटेड, ग्रेजुएट है ना, जो ग्रेजुएशन कर रखा है, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट वर्ड नहीं आया है, सिंपली जो वर्ड्स यूज किया गया है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, चाहे साइंस आर्ट्स और कॉमर्स। ठीक है, विथ 15 ईयर ऑफ द मैनेजरियल एक्सपीरियंस। बट ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास जो मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैनेजरियल एक्सपीरियंस, यहाँ पे जो कोई और अदर एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई है, आपके पास मैनेजरियल एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ठीक है, वो कितनी साल की है, 15 ईयर्स की आपके पास मैनेजरियल एक्सपीरियंस है। ठीक है, जिस भी दिन आपने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, जिस भी दिन आप ग्रेजुएट हुए, उस दिन से, ठीक है, आपके पास 15 साल के एक्सपीरियंस है, तो यू कैन ऑल्सो यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू बिकम एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। सो यहाँ पे आपको ये इंश्योर करना है कि आपके पास मैनेजरियल एक्सपीरियंस है। ठीक है, थर्ड वन, सक्सेसफुली completed the limited insolvency examinations and have at least 10 years of experience in managerial positions। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे, सक्सेसफुली completed limited insolvency examinations and have at least 10 years of experience in managerial positions। ठीक है, आपने लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन को क्लियर किया एंड आपके पास 10 साल की क्या है, एक्सपीरियंस है। नाउ यदि ये सारे क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हो, नाउ यू आर एलिजिबल पर्सन टू बिकम एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, राइट। शो ये तो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया था फॉर बिकमिंग एन इंसॉल्वेंसी professionals. Now, there are some additional requirements which you have to also ensure that, right? First of all, enrolled with insolvency professional agencies, IPA, such as ICS, ICAI IPA, ICSI IPA और कॉस्ट कंटेंट IPA। गाइस, IPA है क्या कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज होती है, ठीक है, और इन इंडिया दे आर द ओनली 3 IPA। ठीक है, एक CA इंस्टीट्यूट की अपनी IPA है, CS इंस्टीट्यूट की IPA है और कॉस्ट कंटेंट जो है उनकी IPA है। तो दीज 3 प्रोफेशनल बॉडीज इज हैविंग देयर ऑन IPA एंटिटी, राइट। तो आपको क्या करना है, इन तीनों में से किसी भी एंटिटी का क्या करना है, किसी भी एंटिटी के साथ इनरोल कर लो। ठीक है, इन तीनों में से किसी भी एंटिटी के साथ आपको क्या करना है, इनरोल करना है। सेकंड, registered with an insolvency professionals, sorry, registered with IBBI as insolvency professional. Once you become the member of these IPA, then second step is to apply or to file applications with IBBI for becoming an insolvency professionals, because आपको जब IBBI के पास एप्लीकेशन लगाते हैं आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए, तो यू हैव टू जस्ट गिव द डिटेल्स pertaining to the your professional qualifications and working experience जो रेलिवेंट डोमेन है, एंड आपको ये भी बताना पड़ता है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट जो आईपी एजेंसी है उसके साथ इनरोल्ड कर रखा है, तो वो भी सर्टिफिकेट जो IPA से मिलती है आपको, वो वहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, not convicted for any offense involving moral turpitude or economic offense in the past 5 years। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि आप कन्विक्टेड नहीं होनी चाहिए इन द पास्ट 5 years विच इज इन्वॉल्विंग moral turpitude or economic offense। Guys, I'm not going to have a discussion what is moral turpitude, I hope कि आपको पता होगी ये चीज। ठीक है, और इकोनॉमिक ऑफेंसेस इन द पास्ट 5 years, 5 साल में आप कन्विक्ट नहीं किए गए हों कोई भी वैसे ऑफेंस जिसमें
मोरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व है और इकोनॉमिक ऑफेंसेस से डील करती है, ठीक है। यदि 5 साल में आप कन्विक्ट किए गए हैं इन सारी चीज़ों के लिए, तो यू विल बी डिबार्ड टू बिकम एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो 5 साल में आपके ऊपर, मतलब कह सकते हो कि 5 years के बीच में आपके ऊपर कोई ऐसे ऑफेंस नहीं होने चाहिए जिसमें कि आपको कन्विक्ट की गई हो, राइट। नाउ हमने सेकंड जो हमारे पैरा है इसको कंप्लीट कर लिया, एलिजिबिलिटी फॉर बिकमिंग एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, गाइस। नाउ थर्ड जो हमारी पैरा है दैट इज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, ठीक है। वंस यू बिकम एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, नाउ द थिंग्स आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, है ना, कि आप एक आईपी बन जाते हैं, आप सीए हैं, सीएस हैं, सीएमए हैं, and then after meeting all those statutory provisions for becoming an insolvency professional, meeting all the additional requirements, you become an insolvency professional. Now, what next? What you have to do in future once you become the insolvency professionals, right? So, you must be knowing your role and responsibilities. आपको ये पता होनी चाहिए कि आपकी क्या रोल होने वाला है एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है once you become an insolvency professional, right guys? So once you become IP, then you have to manage the show as the CRP process, corporate insolvency resolution process. Guys, you must be knowing about what is corporate insolvency resolution process. As name itself suggests that it is a process of resolutions. क्या रिजॉल्व करने हैं? तो देखो आईबीसी के अंदर जो रेजोल्यूशन की बात की गई है वो इंसॉल्वेंसी की समाधान का ही बात किया गया है, आइदर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, कॉर्पोरेट या फिर लिक्विडेशन प्रोसेस। लिक्विडेशन प्रोसेस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ रेजोल्यूशन ही है। रेजोल्यूशन क्या है, वहां पे लिक्विडेट हो रही है कंपनी, ठीक है, तो लिक्विडेशन प्रोसेस को भी आपको मैनेज करना पड़ सकता है। बैंक्रप्सी प्रोसेस फॉर इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म, यदि इंडिविजुअल का बैंक्रप्सी प्रोसेस चल रहा है तो इसका भी इंडिविजुअल और पार्टनरशिप का पहले इंसॉल्वेंसी होगा, एंड इंसॉल्वेंसी हो सकता है, बैंक्रप्सी हो सकती है पार्टनर्स और इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फॉर्म की, ठीक है, वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस। सो गाइस, इन नटसेल वी कैन से वंस यू बिकम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स देन यू कैन डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज, ठीक है। आप सीआरपी प्रोसेस को मैनेज करोगे, आप लिक्विडेशन प्रोसेस को मैनेज करोगे, आप बैंक्रप्सी प्रोसेस फॉर इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप को मैनेज करोगे, वॉलंटरी लिक्विडेशन को भी आप मैनेज करोगे। सो ब्रॉडली मैंने यहाँ पे कुछ एक चीज जो आईपी को करना पड़ता है, जो सो मैनेज करना है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बनने के बाद, वो इस टाइप से है। सीआरपी प्रोसेस, सीआरपी प्रोसेस क्या होता है बेसिकली? act an interim resolution professional IRP and later as a resolution professionals। फर्स्ट ऑफ ऑल जब कोई भी कंपनी की सीआरपी स्टार्ट होती है, आइदर दैट इज इन सेक्शन 7, सेक्शन 9 और सेक्शन 10 के अंदर जो सीआरपी प्रोसेस कमेंस होती है, तो आपको इनिशियली उस टाइम पे आईआरपी बनाया जा सकता है। आईआरपी उसके बाद हो सकता है लेटर ऑन आपको उस कंपनी का, जिस भी कंपनी में आपको आईआरपी अपॉइंट किया गया है, आप उस कंपनी का आरपी बना दिया जाओ, ठीक है। तो आपको एज अ आरपी भी शो को मैनेज करनी है, राइट। एंड देन वंस यू बिकम आईआरपी, देन व्हाट यू हैव टू डू इज टेक कंट्रोल ऑफ द कंपनीज एसेट्स एंड ऑपरेशंस। गाइस, ये जो ये जो फीलिंग्स है क्वाइट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही प्लेजेंट होने वाली है, बिकॉज सडनली आप मान के चलो, आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, मैं किसी भी कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं लेता, बट लेट से कि एक्स वाई जेड लिमिटेड है, ठीक है। एक्स वाई जेड लिमिटेड इट्स अ लिस्टेड एंटिटी, ठीक है, एक लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, हैविंग वर्थ ऑफ 50,000 करोड़ रुपीस, 50,000 करोड़ की, है ना, इसकी वर्थ है, ठीक है। मार्केट में सक्सेसफुली लिस्टेड हो चुकी है कंपनी वे बैक, इसकी ऑपरेशंस बहुत ही अच्छी चल रही है, बट
अनफॉर्चुनेटली एक डाउन टर्न आता है और कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली जाती है। इंसॉल्वेंसी में क्यों जाती है? आप लोगों को पता ही है कि किसी भी कारणवश कंपनी डेट ट्रैप में फंस जाती है, अपनी जो लाइबिलिटीज है, ऑब्लिगेशंस हैं, उसको मीट आउट नहीं कर पाती है, ठीक है। तो कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली जाती है और उस कंपनी के अगेंस्ट सेक्शन 7 या फिर सेक्शन 9 के अंदर या फिर सेक्शन 10 के अंदर सीडी खुद, ठीक है, इंसॉल्वेंसी स्टार्ट हो जाएगा या फिर करवा दी जाती है क्रेडिटर्स के द्वारा। तो वहाँ पे क्या करना है कि आप आईआरपी बन जाते हैं, एक्स वाई जेड लिमिटेड का आप आईआरपी बनते हैं, और इनके जो तमाम बोर्ड हैं, कह सकते हो कि 15 डायरेक्टर्स की एक बोर्ड है, और वो बोर्ड सस्पेंड हो जाती है। सस्पेंड होने का मतलब ये है कि जिस भी दिन सीआरपी प्रोसेस स्टार्ट होगा उस दिन से उस बोर्ड को सस्पेंड कर दिया जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट कैपेबल इनफ टू रन द बिजनेस अप्रोप्रिएटली। बिकॉज यदि आप वो कंपनी को सही तरीके से चला पाते तो कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाती ही नहीं। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट माना जाता है कि जो बोर्ड है दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू रन द कंपनीज इन द करंट सिनेरियो, जिससे कि कंपनी को इंसॉल्वेंसी में आना पड़ा, तो बोर्ड को सस्पेंड कर दिया जाता है और उस बोर्ड की जगह पे किसको बैठा दिया जाता है? मान के चलो कि मैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन जाता हूँ, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल सॉरी एज आईआरपी अपॉइंट कर दिया जाता हूँ एक्स वाई जेड लिमिटेड का, ठीक है। लेट्स से कि मिस्टर मिस्टर ए जो है, इसको क्या बना दिया जाता है? इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बना दिया जाता है, किसका? एक्स वाई जेड लिमिटेड का। और जिस भी दिन आईआरपी की अपॉइंटमेंट होती है, सिंस वेरी बिगिनिंग उसी दिन से कंपनी के ऊपर मोरेटोरियम अप्लीकेबल हो जाती है। मोरेटोरियम के लगते के साथ ही जो सीआरपी की प्रोसेस होती है वो कमेंस हो जाती है, और तमाम जो काम करने होते हैं आईआरपी का, वो काम को फुलफिल करना होता है। एंड उसी के कड़ी में एक काम ये भी है कि आप जो कंपनी की एसेट्स हैं, कंपनी की कंट्रोल है, कंपनी की एसेट्स एंड कंपनी की ऑपरेशंस वो अपने हाथ में लोगे, और वो तमाम ऑपरेशन आपको देखने हैं। अब लेट से कि एक्स वाई जेड लिमिटेड को मिस्टर ए क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, इनके एसेट्स, इनके ऑपरेशन, सभी चीज़ को अपने हाथ में लेंगे, ठीक है। सारे स्टाफ्स, पूरा सिस्टम अपने हैंड में लेगा और इस कंपनी को ऑपरेट करेगा। गाइस यू हैव टू जस्ट इमेजिन हियर कि एक वैसे कंपनी जिसकी 50,000 करोड़ की वर्थ है, इनके थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड एम्प्लॉयज होंगे, ऑपरेशंस को वो मैनेज कर रहे होंगे, बहुत सारा चीज़ आपको करनी है। बोर्ड सस्पेंड हो गया, बोर्ड कुछ नहीं कर सकती एक्सेप्ट कि आपको फैसिलिटेट कर आ सकता है कुछ एक काम को करने के लिए, बट इंटायरली ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स has to be ensured by Mr. A because he is IRP of the company. So the role is quite complex here. You have to just imagine what you have to do. Each and everything जो एक 15 मेंबर्स की बोर्ड, 15 बोर्ड ऑफ 15 जो डायरेक्टर्स थे वो कंपनी एक्स वाई जेड के लिए कर रहे थे, वो किसको करना है? आपको करना है। तो सोचो कि आपको कितना कैपेबल, कितना कॉम्पिटेंट होने की जरूरत है। समझ रहे हो कि इज इट द टास्क इज इजी? नो गाइस, टास्क इज नॉट इजी। बीइंग आईपी, आपको जो काम करने हैं वो कोई खेल नहीं है, ठीक है। सिंपली यू हैव टू बी बिकम वेरी मच कॉम्पिटेंट इनफ to just manage the entire so of CIRP process, and if you fail then इसका मतलब ये होती है कि कंपनी की CIRP प्रोसेस पे वो फर्क डालेगा। तो आईपी इज नॉट अ समथिंग इजी टास्क, बिकॉज आईपी बन जाना एंड आईपी बन करके जो स्टेक होल्डर्स की एस्पिरेशंस को, जो हमारी कोड है, उस ऑब्जेक्ट्स को मीट आउट करना, उसको फिल करना, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के ऊपर, ठीक है। एंड अल्टीमेटली आपके जो एक्शंस होते हैं वो हमारे इकोनॉमिक को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। इफ़ यू आर एबल to successfully handle or resolve the CRP process of this XYZ Limited, तो इसका जो क्लियर इंडिकेशंस, क्लियर इफेक्ट हमारे इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा। बिकॉज सोचो इसमें कितने इम्प्लॉयज हैं, थाउजेंड इम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, आपके डिसीजन से इन सभी स्टेक होल्डर्स को फर्क पड़ने वाला है। सो थिंग इज दैट आईपी हैज टू इंश्योर सो मैनी थिंग्स, जो एक शो को मैनेज करने के लिए, शो, मेरा कहने का मतलब सीआरपी प्रोसेस को मैनेज करने के लिए करना पड़ता है, ठीक है। तो टेक कंट्रोल एंड कस्टडी ऑफ द एसेट्स एंड ऑपरेशंस, एंड नेक्स्ट कंडक्ट द कमिटी ऑफ द क्रेडिटर्स। आप आईआरपी बनते हैं तो पब्लिक अनाउंसमेंट देंगे, पब्लिक अनाउंसमेंट
के बाद आपके पास क्लेम्स आएंगे, क्लेम्स को आप वेरीफाई करोगे। ऑन दैट बेसिस यू हैव टू कॉन्स्टिट्यूट अ कमिटी ऑफ द क्रेडिटर्स, जो कि एक सुप्रीम बॉडी होगा, ठीक है, जिसके सुपरविजन हमें आरपी को काम करना है, आईआरपी को काम करना है, ठीक है। तो इनिशियली जब तक क्लेम्स नहीं आ जाता तब तक तो आईआरपी और आरपी को अपने विजडम के साथ काम को करना होता है। बट वंस द सीओसी इज कॉन्स्टिट्यूटेड, देन जो आईआरपी होगा वो सीओसी को कॉल करेगा, और सीओसी के डिसीजंस जो होंगे वो सुप्रीम होंगे, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर, कह सकते हो कि वो गवर्निंग बॉडी बन जाती है इंटायर सीआरपी प्रोसेस को अ, के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है वो सीओसी डिसाइड करती है। बट अल्टीमेटली द सीओसी इज एडवाइज बाय द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। वहाँ सीओसी को आपको ही बताना है कि ये काम करने हैं, ऐसे करने हैं, इसके प्रोविजंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, ये नॉर्म्स हैं। तो अल्टीमेटली इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इज गोइंग टू प्ले अ क्रूशियल रोल देयर। बस सीओसी को क्या करना है कि स्टैम्प वो लगाने हैं जो फाइनल डिसीजन होने हैं उसके ऊपर। बट अल्टीमेटली उसका एडवाइस ही कौन करेगा, तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो करेगा, राइट गाइस। oversee the resolution process within ठीक है, oversee the resolution process means to complete the insolvency resolution process within 180 days or 330 days as the case may be। देखो है क्या कि यहाँ पे completions को लेकर के बात कही गई है कि जो सीआरपी प्रोसेस है उसको जो भी प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट है 180 डेज एंड 330 और ठीक है, तो उसके अंदर हमारे को कंप्लीट करना है। बट इट डिपेंड्स कि प्रोसेस को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग जाता है। वो तो हर केसेस के लिए अलग होती है, बिकॉज कि क्या लिटिगेशंस इन्वॉल्व हैं, क्या इशूज उसमें इन्वॉल्व हैं, ऑल दोज फैक्टर्स to be considered while just the completion of the insolvency resolution process। because जब तक प्रोसेस को जो सारे इश्यूज इन्वॉल्व हैं वो रिजॉल्व नहीं होती है तो प्रोसेस कंप्लीट कैसे हो पाएगा। तो चलो ये तो टाइम लाइन है, इसके ऊपर तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहा। बट यस, जो कोड में दी गई टाइम लाइन है वो इस प्रकार से ही है, 180 डेज और 330 डेज के अंदर सीआरपी प्रोसेस को कंप्लीट किया जाना है, ठीक है। ऑल दोज यहाँ पे एक्सटेंशन और एक्सक्लूजन्स दी जाती है, ठीक है, अपॉन फाइलिंग एन एप्रोप्रिएट एप्लीकेशंस बाय द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, दैट इज आईआरपी और आरपी। तो गाइस आपको ये पता चल गया होगा कि आप जब कंपनी की सीआरपी प्रोसेस को मैनेज कर रहे होते हैं तो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, है ना, दीज आर द स्टेप। कह सकते हो कि ब्रॉडली मैंने पूरे डिटेल में तो चीज़ों को यहाँ पे नहीं कवर किया है, बट हाँ आपको इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको सीआरपी प्रोसेस को हैंडल करने हैं और सीआरपी प्रोसेस में क्या होने वाले हैं। नेक्स्ट, लिक्विडेशन प्रोसेस आपको देखनी है। तो लिक्विडेशन प्रोसेस में भी है, किसी भी कारण बस जो सीआरपी प्रोसेस फेल हो जाते हैं, सपोज करो कि जो कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड का रेजोल्यूशन नहीं हो पाता है, ठीक है। अब रेजोल्यूशन किसी भी कारणवश हो, या तो रेजोल्यूशन प्लान सीओसी ने अप्रूव नहीं किया, या रेजोल्यूशन प्लान किसी ने दिया ही नहीं, या फिर एनसीएलटी ने रेजोल्यूशन प्लान को रिजेक्ट कर दिया। ऑल दो एनसीएलटी इज हैविंग वेरी लिमिटेड ऑथोरिटी, कह सकते हो कि रेजोल्यूशन प्लान को रिजेक्ट करने के लिए, वंस द सीओसी अप्रूव्ड दैट रेजोल्यूशन प्लान। बट यस, कह सकते हो कि इन एनी केस रेजोल्यूशन प्लान रिजेक्टेड, या तो रेजोल्यूशन प्लान आया ही नहीं या फिर रेजोल्यूशन प्लान रिजेक्ट हो गई, तो उस केसेस में कंपनी का लिक्विडेशन हो जाएगा। और लिक्विडेशन में क्या होगा, फिर से उस केस में लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाएगा। लिक्विडेटर विल हैव टू कॉल द क्लेम्स फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स, एंड वंस द क्लेम इज रिसीव्ड लिक्विडेटर विल कॉन्स्टिट्यूट अ मेंबर ऑफ एसएससी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, एसएससी कॉल किए जाएंगे, एंड जो कंपनी के एसेट्स है उसको ये ऑप्शन के थ्रू सेल किया जाएगा। ऑप्शन होने के बाद क्या है कि उससे जो पैसे आएंगे, प्रोसीड्स आएंगे, उससे स्टेक होल्डर्स को पेमेंट की जाएगी, और अल्टीमेटली कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं उसको ये ऑप्शन करके जो भी पैसे हैं वो क्रेडिटर्स को पे कर दिया जाएगा, एंड देन कंपनी फाइनली विल मूव टुवर्ड्स द डिसोल्यूशन, ठीक है। तो कंपनी का डेथ यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको एज अ लिक्विडेटर का काम करना है, और एज अ लिक्विडेटर यू हैव टू जस्ट एक्ट कि कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं, स्टेक है, उसको ये ऑप्शन करो, उससे पैसे आए, उससे क्रेडिटर्स को पे करो और कंपनी को डिसॉल्व करवाओ, ठीक है। सो एज अ लिक्विडेटर यू हैव टू एक्ट लाइक दैट, ठीक है। सेल द कंपनी एसेट्स, कंपनी के एसेट्स को सेल करना है, एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड्स टू द क्रेडिटर्स। होप कि ये लिक्विडेशन प्रोसेस में जो काम करना होता है वो भी आपको क्लियर पता चल गया। बैंक्रप्सी ट्रस्टी, ठीक है। अब
देखो बैंक्रप्सी ट्रस्टी क्या है कि ऑल दो पार्ट थर्ड जो हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की है, जो डील्स विद द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर द इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म्स, वो अभी इफेक्टिव हुए नहीं है, बट यस दे आर द सर्टेन प्रोविजंस जो कि पार्ट थर्ड का अभी चल रहे हैं, बट वो पर्सनल गारंटर और जो होती है टू द कॉर्पोरेट गारंटर हो, है ना, टू सीडी, उसकी जो प्रोविजंस हैं सेक्शन कह सकते हो कि 94 और 95 की जो होती है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ द पर्सनल गारंटर, वनली पर्सनल गारंटर जो है ना, जो पर्सनल गारंटी दे रखा है, ठीक है, या फिर कॉर्पोरेट गारंटी दे रखा है, किसको, कॉर्पोरेट डेटर जो एंटिटी है जिसकी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रही है, या फिर कोई जरूरी नहीं है गाइस, यहाँ पे एक चीज ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सीडी का इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस चल ही रहा होगा, ठीक है, बट यस यहाँ पे जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस किया जाएगा, किसका किया जाएगा, पर्सनल गारंटर का किया जाएगा, पर्सनल गारंटर जो सीडी को, कॉर्पोरेट डेटर का, इंसॉल्वेंट एंटिटीज को गारंटी दे रखा है, ठीक है, तो उसका इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस किया जा सकता है, और इन एनी केस जिस तरह से सीआरपी फ्लॉप हो जाते हैं उसी तरीके से इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस फॉर द पर्सनल गारंटर आल्सो फ्लॉप, तो वहाँ पे क्या करना है कि उनके अगेंस्ट बैंक्रप्सी प्रोसेस स्टार्ट करना है, और उसमें बैंक्रप्सी प्रोसेस इज जस्ट सिमिलर टू द लिक्विडेशन प्रोसेस, बट प्रोसेस इज लिटिल बिट डिफरेंट, यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा अलग होने वाला है, और इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो लेकर के आने वाला हूँ जिसमें कि मैं क्लियरली आपको अवेयर करने की कोशिश करूंगा कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल और पार्टनरशिप का क्या होता है, और इंडिविजुअल एंड बैंक जो पार्टनरशिप फर्म की बैंक्रप्सी प्रोसेस को कैसे चलाया जाता है। सुन वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी डिटेल वीडियो, ठीक है, तो ओवरऑल व्हाट आई वांट टू से इज कि बीइंग आरपी आपको क्या करना है, बीइंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आपको इंडिविजुअल और पार्टनरशिप की इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी को भी इंश्योर करना है। नाउ थर्ड यू हैव टू डू इज एज अ वॉलंटरी लिक्विडेटर। वॉलंटरी लिक्विडेटर गाइस होता क्या है, वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस सिंपली एक प्रोसेस है जहाँ पे कंपनी को वॉलंटरली लिक्विडेट किया जा रहा है। अब नाउ what could be the reasons, what will be the reasons for voluntary liquidations, तो गाइस देखो रीजन अलग अलग हो सकते हैं, पर्पस वॉलंटरी लिक्विडेशन की अलग अलग हो सकती है, कंपनी को क्यों वॉलंटरी लिक्विडेट किया जा रहा है, हो सकता है कि कंपनी को आगे चलाने का मकसद ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी को जिस पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट किया गया वो पर्पस फुलफिल होगी, तो रीजंस कुछ भी हो सकते हैं वॉलंटरी लिक्विडेशन के लिए, बट यस थिंग इज दैट कि कंपनी सॉल्वेंट है, ठीक है, कंपनी के पास या तो कोई सॉल्वेंट होनी चाहिए, यहाँ पे इंसॉल्वेंट कंपनीज की बात नहीं की गई, वॉलंटरी लिक्विडेशन इज process where the solvent companies get liquidated and finally after liquidation it is dissolved, ठीक है, तो सॉल्वेंट एंटिटी की बात की गई है, ऊपर जो हमने सीआरपी प्रोसेस, लिक्विडेशन प्रोसेस और बैंक्रप्सी प्रोसेस पढ़े, उसके साथ साथ हमारे को वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस को भी मैनेज करना पड़ सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस के लिए बोल नहीं रहा, बट यस you have to act as voluntary liquidator as well once you become the insolvency professional. So hope कि this para is also clear, है ना, तो this is the role and responsibility of insolvency professional। आईपी बनने के बाद आपको ये सारे काम करने पड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पैरा 4 है, इसमें रेगुलेटरी एंड डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क की हम जब बात करते हैं, तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मस्ट कंप्लाई विद द कोड ऑफ कंडक्ट अंडर द IBBI IP regulation 2016 and any misconduct is subject to action by IBBI under section 217 of the IBC code। So guys देखो यहाँ पे मेरा इस टॉपिक इस पैरा को कवर करने का मेन मकसद यही था कि आप आईपी बन जाते हो तो चलो ठीक है, आपको जो काम करना है वो तो आप करोगे ही करोगे, बट आपसे हमेशा ये चीज एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो कोड ऑफ कंडक्ट है फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को उसको इंश्योर करोगे। कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत के अंदर कुछ एक एक्टिविटीज, कुछ एक चीजें दी गई है जिसको आपको नहीं करना है बीइंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, और किसी भी टाइम यदि आप पाए जाते हो कि आप जो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आपने उसे अध्ययन नहीं किया, आप उसको फॉलो नहीं किया, मीट आउट नहीं किया, नाउ यू विल बी सब्जेक्ट, you will be treated as that you have
नॉट फॉलोड द प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, वंस यू इज इफ यू आर फॉन्ड कि आपने प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट को मिट आउट नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो आपके ऊपर पेनल्टीज लगाए जा सकते हैं और भी अलग अलग एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है, आपको सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो आपकी एक रेपुटेशन जो खराब होती है वो तो होती है। तो एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन से कह सकते हो कि ऑलवेज यही एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप जो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है फॉर आईपीस, उसको आप हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखो, ठीक है। डोंट डू एनीथिंग विच इज नॉट विच इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। आप कुछ वैसा मत करो, ठीक है, जिससे कि आपके रेपुटेशन पे बात आई, ठीक है। आपकी जो आप जो काम कर रहे हो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन खड़ा हो, ठीक है। तो एक वो चीज़ें हैं। और सेकेंड चीज़ ये भी है कि वाइल एक्टिंग आईआरपी के तौर पे काम करो, या फिर आरपी के तौर पे काम करो, या फिर एआर के तौर पे काम करो, या फिर लिक्विडेटर हो या वॉलंटरी लिक्विडेटर हो, तमाम केसेस में गाइस आपसे ही आशा किया जाता है कि फॉलो द एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल प्रैक्टिस करो, गवर्नेंस को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टॉप प्रायोरिटी पे रखो, ठीक है। अल्टीमेटली यू हैव टू वर्क इन ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स और गुड फेथ पे काम करो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपसे आशा किया जाता है। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में मैं ज़्यादा कुछ तो यहाँ पे कवर नहीं किया हूँ, बट यस, इंश्योर कोड ऑफ कंडक्ट, राइट। एंड जो प्रोसेस है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करो, जो प्रोविजंस हैं उसको मीट आउट करो, राइट। नाउ पैरा नंबर 5, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टू बिकम एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होने वाला है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग कि फर्स्ट स्टेप में क्या, पास द लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशंस, ठीक है, कंडक्टेड बाय आईबीबीआई मल्टीपल टाइम्स ईयर्स, ठीक है। वंस यू मीट आउट द कह सकते हो कि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन सभी चीज़ को पूरा कर लेते हो, तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज दैट टू पास द लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय आईबीबीआई, ये मल्टीपल टाइम्स होते हैं एग्जाम इन अ ईयर। आप एग्ज़ाम को कंडक्ट करो, और जो एग्ज़ाम का पर्पस होता है टू चेक आउट योर नॉलेज, कि आपको नॉलेज है आईबीसी के बारे में या नहीं, कंपनीज एक्ट, सेबी रेगुलेशंस, फाइनेंस केस लॉज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, डिटेल सिलेबस हैं फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के एग्ज़ाम्स को क्लियर करने के लिए। वो कह सकते हो कि इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा, एंड देन जब आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हो, ठीक है, तो एक पहला स्टेप ये है, आप सेकेंड स्टेप्स को फॉलो करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। नाउ इनरोल विथ एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। आप कोई भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, जैसे कि मैंने बताया था सीए इंस्टीट्यूट का है, सीएस इंस्टीट्यूट की प्रोफेशनल एजेंसीज हैं, और सीएम इंस्टीट्यूट का ऑल्सो भी है, एडवोकेट का कोई भी नहीं है। तो चूज एन आईपीए, आईसीए, आईआईपीए, आईसीएसआई, आईपीए, कॉस्ट अकाउंटेंट, आईपीए। तो दीज आर द 3 आईपीए एजेंस, ठीक है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज। इसमें से किसी भी एक एजेंसी को आप सिलेक्ट करो और वहाँ पे इनरोल करा लो। कंप्लीट प्री रजिस्ट्रेशन एजुकेशनल कोर्सेज, ठीक है। आपको कुछ एक प्री एजुकेशनल कोर्सेज करने पड़ेंगे, ठीक है, विद ऑल दीज, किसी भी आईपीए के साथ जिसके साथ आप इनरोल होना चाह रहे हैं। एंड वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा वंस यू कंप्लीट प्री रजिस्ट्रेशन एजुकेशनल कोर्सेज कंडक्टेड बाय दिस आईपीए, राइट। तो एक ही चीज़ है। एंड देन स्टेप थर्ड, अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन, सबमिट फॉर्म ए अलॉन्ग विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड फीस, ठीक है। तो फॉर्म ए सबमिट करो आईपीपीआई के पोर्टल पे जा करके अलॉन्ग विद रेलिवेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड मेंबर्स विथ ऑल दिस, किसी भी आईपी एंटिटी के साथ जो आपने इनरोल करवा रखे हैं, वहाँ से जो सर्टिफिकेट आपको मिला है प्री एजुकेशनल कोर्सेज का और मेंबरशिप का, वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा आईबीबीआई के पोर्टल पे। आईबीबीआई ग्रांट्स सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अपॉन वेरिफिकेशन। आईबीबीआई आपके जो सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशंस, रिकॉर्ड्स जो आपने आईबीबीआई को सबमिट किया है उसका डिटेल वेरिफिकेशन होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आईबीबीआई आपको
फिजिकली IBBI के ऑफिस पे बुलाया जाए फॉर सीकिंग एनी, यदि उनके पास क्वेरीज है या फिर कोई क्लैरिफिकेशन उनको चाहिए, तो आपको बुलाया जा सकता है. यू विल हैव टू विजिट टू द ऑफिस ऑफ IBBI एंड मीट आउट ऑल दोस, जो भी उनसे क्वेश्चन पूछी जाती है उसको आपको क्या करना है, बताना है और उनको क्लैरिफाई करना है. ठीक है गाइज, होप दिस इज ऑल्सो वेरी मच क्लियर. नाउ पैरा नंबर 6, अपॉर्चुनिटी फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स. गाइस देखो, ओवरऑल ब्रॉडली यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन जाते हो तो यहाँ पे बनने के बाद आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आती हैं. ठीक है, टू एक्ट एज IRP, टू एक्ट एज RP, लिक्विडेटर, वॉलंटरी लिक्विडेटर प्रोसेस में भी आपको लिक्विडेटर के तौर पे अपॉइंट किया जाता है. ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं आप, हो सकते हैं एज अ फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर सकते हो. सो देयर आर ए नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, बट every insolvent opportunity is very much rewarding as well. ठीक है, बहुत अच्छे एक्सपोजर्स हैं आपको, कह सकते हो कि बहुत सारे काम मिलने वाली है बिंग आईपी. तो कह सकते हो कि अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है बिंग आईपी, और एडवोकेट के लिए, सीए के लिए, सीएस के लिए, सीएमए के लिए एक विन विन कह सकते हो कि सिचुएशन वाली बात आ जाती है जब वो आईपी बन जाते हैं. ठीक है, और आपके पास एक एडिशनल प्रोफेशनल की एक्सपोजर तो ओपन हो ही जाती है बिंग टू एक्ट एज इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एक चीज़ों को आउटलाइन करी है. वर्क एज IRP, RP लिक्विडेटर, जो कि मैंने आपको बता दिया है. सर्व एज द बैंक्रप्सी ट्रस्टी फॉर द इंडिविजुअल्स, कर सकते हो. एडवाइजरी रोल इन लॉ फॉर्म्स, कंसल्टिंग फर्म्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. राइट गाइज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की डिमांड तो सभी जगह होते हैं जहाँ पे आप IRP, RP लिक्विडेटर के तौर पे काम नहीं करते, बट यू जस्ट गिव योर एडवाइजरी रोल. कह सकते हो कि आपकी एक एडवाइजरी रोल होने वाली है. लॉ फर्म्स में हो सकते हैं, कोई कंसल्टिंग फर्म्स हैं वहाँ पे हो सकते हैं, कॉर्पोरेट्स में भी आपको अपॉइंट किया जाता है टू जस्ट गिव एडवाइजरी टू द कॉर्पोरेट. ठीक है, तो वर्क एज द इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स असिस्टिंग टू द डिस्ट्रेस बिजनेस. आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो, जहाँ पे जो कंपनी है बोर्ड ट्रैप में फंसी हुई है, स्ट्रेस कंपनी है, उनको आप असिस्ट कर सकते हो. ठीक है, so there are a number of opportunities for the insolvency professionals, again I am saying. And now the conclusion क्या है कि to becoming an insolvency professionals require professionals qualification आपके पास होनी चाहिए. या तो आप CA हैं, CS हैं, CMA हैं, या फिर एडवोकेट हैं, या फिर आप यदि सिंपली ग्रेजुएट हैं तो आपके पास मैनेजरियल एक्सपीरियंस होनी चाहिए 15 years की. देन यू कैन कह सकते हो कि आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. ठीक है, इसके साथ साथ आपके जो एक्सपीरियंस है 10 years और 15 years एज द केस में भी वो आपके पास होनी चाहिए. और जो IBBI की एग्जाम्स हैं, लिमिटेड इंसॉल्वेंसी एग्जाम्स जो कंडक्ट होती है मल्टीपल टाइम्स इन अ ईयर, आपको वो भी मीट आउट करने हैं, वो भी क्वालिफाई करने हैं. बिकॉज आपके पास एक तरीके से CA होना, CS होना, CMA होना, ये तो प्रोफेशनल मेंबरशिप होने की रिक्वायरमेंट है ही. इसके साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए 10 years और 15 years एज द केस में भी. एंड थर्ड वन इज दैट यू हैव टू आल्सो क्वालिफाई द एग्जाम्स. सो गाइस, समझ सकते हो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस लाइक CA, CS, CMA. ठीक है, और आप सिंपली पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, बट इसके बाद जो 15 years की मैनेजरियल एक्सपीरियंस होनी चाहिए. ठीक है, एक वो हो गया. एंड देन व्हाट यू हैव टू दैट प्रोफेशनल मेंबर्स, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एंड देन एग्जामिनेशन ऑफ. ये तीनों चीज को जब कंबाइन होते हैं और ये तीनों चीज प्रॉपर्ली मीट आउट होती है, देन नाउ यू कैन बिकम एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. ठीक है, एंड इट इज अ लिक्विडेटिव एंड इवॉल्विंग फील्ड इन इंडिया. कहा जा रहा है कि इट इज अ वेरी lucrative and evolving field in India. Yes guys, insolvency and bankruptcy code अभी इवॉल्व ही हो रही है इंडिया के अंदर. बिकॉज हम लोग अभी देखते हैं कि हर मंथ कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स लाई जा रही है, कुछ ना कुछ चेंजेस लाया जा रहा है, और जितने भी चेंजेस लाया जा रहा है वो हमारे कोड को बहुत ही कॉम्पैक्ट बनाती है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव तरीके से प्रोसेस को डील करने के लिए लाया जा रहा है. तो स्टिल थिंग्स आर वेरी मच इवॉल्विंग नाउ डेज. इन फ्यूचर वी विल have a very different look of insolvency and bankruptcy code that जब चीज़ें पूरा इवॉल्व हो चुका होगा, डेवलप हो चुका होगा. बिकॉज
अभी तो टेस्टिंग एंड ट्रायल बेसिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, कह सकते हो कि जैसे जैसे हम प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे जो हमारे को कॉम्प्लेक्सिटीज आती है, उस कॉम्प्लेक्सिटी से जो हमारे को सीख मिलती है उसको हम लोग अपने कोड के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं और उससे चीज़ों को आगे और स्मूथ बनाने की कोशिश करते हैं। तो कह सकते हैं कि थिंग्स आर इवॉल्विंग डे बाय डे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं ही, एंड स्पेशली विद द इंक्रीजिंग कॉर्पोरेट डिफॉल्ट्स एंड इंसॉल्वेंसी केसेस अंडर द आईबीसी कोड। ठीक है, तो एक कंक्लूजन हमारा हुआ। ठीक है गाइस, देखो मेरे इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमारी टीम ने कोई बुकिश चीज़ों को कवर नहीं किया है, जितना से जितना हो सका है चीज़ों को आसान भाषा में प्रेजेंट किया गया है, जिससे कि ये वीडियो उन तमाम लोगों को समझ में आसानी से आ सके जो तो इंसॉल्वेंसी बनने की सोच रखते हैं या फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हैं बट दे वांट टू नो द प्रोविजंस, उनको तो ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बनाया गया और इजी टू अंडरस्टैंड हो। ठीक है, उस चीज़ को ध्यान में रख करके बताया गया, और इस वीडियो के थ्रू मेरा किसी को कोई एडवाइजरी नहीं है, सिंपली वीडियो बनाने के पर्पस हमारा जो है वो एक अवेयरनेस क्रिएट करना है। ठीक है, ये वीडियो मोस्टली इंपॉर्टेंट उनके लिए होने वाले हैं जो या तो एडवोकेट हैं, सीए हैं, सीएस हैं, सीएमए हैं और दे वांट टू बिकम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, तो उनको एक जानकारी मिल जाएगी। सेकंड, जो इन स्टूडेंट्स हैं प्रोफेशनल हमारे कोर्सेज सीए, सीएस, सीएमए के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो यूजफुल होगा फॉर द एकेडमिक पर्पस। नाउ दे आर द सम एफएक्यूज, इंपॉर्टेंट एफएक्यूज हैं जिसको हम लोग अभी यहाँ पे लेते हैं। आई थिंक इससे और ज़्यादा क्लैरिटी हमारे को मिल जाएगा। हु इज एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स? वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। An insolvency professional is a person registered with Insolvency and Bankruptcy Board of India and authorized to conduct insolvency resolutions, liquidations, bankruptcy process under IBC. Right? Next question is, what is the role of insolvency in the insolvency professional in the insolvency process? पूछा जा रहा है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स की क्या रोल होने वाले हैं इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में। तो कह सकते हैं कि जो आईपी होता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स मैनेज द रेजोल्यूशन प्रोसेस, टेक कंट्रोल ऑफ द डेटर्स एसेट्स, जो सीडी होता है उसका एसेट्स का कंट्रोल लेता है, एंड फैसिलिटेट डी स्ट्रक्चरिंग लिक्विडेशंस एज पर आईबीसी प्रोविजंस। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करना है, फैसिलिटेट करना कि कंपनी का रेजोल्यूशन हो जाए या फिर लिक्विडेशन हो जाता है तो उसमें एसेट्स को सेल करना, वहाँ से जो प्रोसीड्स आएंगे उसको स्टेक होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, एंड देन फाइनली कंपनी को रिजॉल्व कराना हो सकता है, या फिर कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है तो उसको रीस्ट्रक्चरिंग को भी इंश्योर करना है। ठीक है, तो ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का रोल होती है इन द सीआरपी प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who regulate the insolvency professional in India ultimately? Very important questions, very common questions, but important. ठीक है, insolvency professionals is regulated by Insolvency and Bankruptcy Board of India. ठीक है, तो IBBI रेगुलेट करती है आईपीएस को, एंड दे मस्ट बी अ मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। जैसे कि मैंने बताया 3 आईपीए हमारे कंट्री में। ठीक है, तो उसका भी मेंबर्स होना चाहिए, होना पड़ता है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के लिए। ठीक है, तो आईबीबीआई एंड आईपीए इज द, कह सकते हो कि रेगुलेटिंग बॉडी फॉर द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, बट ओवरऑल जो मेन ऑन द टॉप जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कह सकते हो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के लिए, वो आईबीबीआई है। राइट। फोर्थ क्वेश्चन इज दैट what are the different role of insolvency professionals? Guys, very simple questions। हमने बात कर लिया था कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने के बाद आपको अलग अलग रोल में अपॉइंटमेंट की जा सकती है। ठीक है, आईआरपी के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के तौर पे, लिक्विडेटर के लिए, बैंक्रप्सी ट्रस्टी के लिए, वॉलंटरी लिक्विडेटर के लिए। इसके साथ और भी हैं, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ कवर नहीं किया गाइस। आपको एआर भी बनाया जा सकता है। ठीक है, आप फैसिलिटेटर भी हो सकते हैं ना, तो ये भी कर सकते हो आप, एडवाइजरी रोल भी दे सकते हो। ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो दे आर द, कह सकते हो कि बहुत अलग अलग रोल में आपको अपॉइंट की जा सकती है ना। फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट
व्हाट इज द टेन्योर ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस। देखो सीआरपी प्रोसेस में जो टेन्योर हो है वो क्या होने वाला है। आईआरपी इज अपॉइंटेड फॉर 30 days एंड आफ्टर विच द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में कंफर्म और रिप्लेस देम। ठीक है, और यदि आपको आरपी अपॉइंट कर दिया जाता है तो आपको टिल द प्रोसेस, जब तक कि प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप कंपनी का आरपी रहोगे अनटिल अनलेस कि आपको सीओसी में रिप्लेस नहीं कर दिया जाता है। ठीक है, तो दिस इज द टर्म of the IRP or RP. Now, who can become the insolvency professionals? Next question जो 6 number questions है यहाँ पे है कि insolvency professional कौन बन सकता है। तो a person must be a citizen of India, meet all the eligibility criteria under IBBI regulations, pass the limited insolvency examinations, complete mandatory trading and registration with IPA। तो ये सारे चीज को आपको फुलफिल करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट आर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम एन आईपी। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए आईपी बनने के लिए। तो अ डिग्री इन लॉ, मैनेजमेंट, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, इंसॉल्वेंसी रिलेटेड डिसिप्लिन इज बेनिफिशियल। ठीक है, मेंबरशिप सीए, सीएस, सीएमए और बार काउंसिल की मेंबरशिप आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, नाउ आई do I need a professional experience to become insolvency professionals? Very genuine questions। क्या हमारे को professional experience चाहिए insolvency professional बनने के लिए? Yes, under IBBI regulations you must have at least 10 year of the post qualification experience as a CA, CS, CMA or advocate, or 15 years after graduation in another field. Next question is that what is the limited insolvency examination and how can I register for it? Guys, ये जो क्वेश्चन है, it is a test conducted by IBBI to assess the knowledge of the insolvency laws, finance and business management। ठीक है, you can register on the portal of IBBI website and take the exam। आपको IBBI के साइट पे जाना है, वहाँ पे आपको एग्जाम के लिए रजिस्टर करने हैं, फी को पे करना है एंड देन जो भी एग्जाम्स आ रहे होंगे आप उस पर अपेयर कर सकते हैं। सेकेंडली एग्जाम्स मल्टीपल टाइम्स होते हैं इन ईयर। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर any training required to become an IP? Yes. After passing the exams, you must go under post registration training conducted by an IPA। Question number 11, uh, how do I register as insolvency professionals? Pass the limited insolvency exam, enroll with IPA, apply to IBBI for registrations, receive your certificate of registration, right? Next question is that what is the insolvency professional agencies are recognized in India? Which insolvency professional agencies IPA are recognized in India? तो 3 IPA जो एंटिटी आईपी एजेंसीज हैं, है ना, जो कि मैंने बता ही रखा, सीए, सीएस और सीएमई का। क्वेश्चन नंबर 13 है, कैन आई एक्ट एज द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल विदाउट रजिस्ट्रेशन? नो, आप बिना रजिस्ट्रेशन का इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नहीं बन सकते। ओनली रजिस्टर्ड प्रोफेशनल कैन टेक एन इंसॉल्वेंसी असाइनमेंट। आपको आईपी के लिए रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद ही, आप एग्जाम क्वालिफाई कर लिए तो आप नहीं ले सकते असाइनमेंट until unless you have obtained registration with the IBBI, है ना। Next question is there any renewal process for IP registration? Yes, there is a renewal process। IP must renew their registration periodically and comply with the continuing professional educational CPER requirements, है ना। Next questions, can a foreign professional become an insolvency professional in India? No, only Indian citizen can register as IP under IBC। ठीक है, next question is that what are the primary responsibility of an IP? तो taking control of data assets, conducting resolution process, managing creditors claim, preparing resolution plan, overseeing the liquidation if required, है ना। Next question is how does IP facilitate the corporate insolvency resolution process? How does insolvency facilitate the corporate insolvency resolution process? जो है IP facilitate corporate insolvency resolution process, CRP, act as IRP, constitute committee of creditors। guys very simple questions हैं। तो guys इसमें हमारी टीम ने कुछ एक FAQs बनाई थी, और ये जो FAQs है हमारी जो ऊपर डिस्कशन हुई है उसी से रिलेटेड है, नथिंग इज न्यू। तो कुछ एक
ये चीज़ें थी। अ, तो गाइस होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और कुछ एक तो नॉलेज इन्हेंसमेंट ज़रूर हुआ होगा आपको देखने के बाद। एंड अगेन गाइस अगेन आई एम से कोई एडवाइजरी नहीं है, किसी को मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा, सिंपली एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। एंड आपको इस वीडियो से कोई एडवाइस ही नहीं दी जा रही है, और आप इस वीडियो को